हिंदी भाषा। इस वीडियो में चैनल पर आइए, लाइक था कमेंट कीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में तथा यूपी टेट सीटेट में सामान्य हिंदी से विशेष छात्रों अनुत्तीर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में यह सिलेबस जो है तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक बार पढ़ने के बाद 100% उत्तीर्ण होंगे। तो आइए इस ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी के विषय में अध्ययन करते हैं। हिंदी भाषा का विकास हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी की आकृति वियोगात्मक और विशिष्ट है। भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार माने जाते हैं। 4 परिवार में पारोपी सबसे बड़ा परिवार है भाषा के, जिसमें हिंदुस्तान में 73% व्यक्ति भारूपी होते हैं। द्रविड़ दूसरा स्टेप द्रविड़ है। तीसरा आस्ट्रिक होते हैं तथा चौथा चीनी और तिब्बती होते हैं, जो छोटा परिवार है, जिनका परसेंटेज 0.7% होता है। हिंदी काल 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी तथा आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी वैदिक सांस्कृतिक कहा जाता है और प्राचीन हिंदी का दूसरा खंड लौकिक संस्कृत कहा जाता है। मध्यकालीन हिंदी में 4 चरण आते हैं। पहला पाली है, दूसरा प्रकृत है, तीसरा अपभ्रंश है और चौथा अवहित है। आधुनिक हिंदी में जो अब तक वर्तमान में माना जाता है, जिसमें बंगला आता है, असमिया आता है, उड़िया आता है, मराठी, गुजराती तथा अन्य समर्थ तत्व आते हैं। हिंदी की जननी संस्कृत को माना गया है। हिंदी की जननी संस्कृत मानी जाती है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहत तथा प्राचीन हिंदी में प्रारंभिक हिंदी वर्तमान में मानी जाती है। अपभ्रंश में से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास अपभ्रंश में हुआ है। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद पाए जाते हैं, जिसमें सौर सेमी, मागधी, अर्धमागधी, खस, प्राचंड तथा महाराष्ट्री। इनमें माने जाने वाले
पश्चिमी हिंदी सौरभ सेमी में पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी तथा मगधी में बोले जाने वाली भाषाएं तथा आने वाली भाषाएं बिहारी, असमिया, उड़िया और बंगला। ये पूर्वी हिस्सा से लेकर पश्चिमी हिस्से के पर ये भाषाएं जो है बोली जाती हैं। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी है तथा खास पहाड़ी। अब प्रचंड में आपके पश्चिमी और दक्षिणी भाग में बोले जाने वाली पंजाब और सिंधी है तथा दक्षिणी भारत में बोले जाने वाले मराठी आती है। तो ये हमारे भाषाओं के अपभ्रंश के भाग रहे हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि समयु पयुम चरयु हैं। हिंदी भाषा का शिशुकाल आदिकाल को माना जाता है। हिंदी काल का शिशुकाल आदिकाल को माना जाता है। हिंदी शब्द किस भाषा का रूप है? ये फारसी भाषा का रूप है। हिंदी शब्द फारसी भाषा के नाम से जाना जाता है। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रिशियन ने हिंदी भाषा को आम बोलचाल की भाषा कहा था। भारत की सारी लिपियां ब्राह्मणी से निकली हैं। वैदिक आर्यों ने इन्हीं से शुरू किए हैं। गुप्त काल के आरंभ से ब्राह्मी के दो भेद माने गए। उत्तरी ब्राह्मणी और दक्षिणी ब्राह्मणी। उत्तरी ब्राह्मणी का स्वरूप में उत्तरी ब्राह्मणी, गुप्त लिपि, सिद्धमातिका लिपि, कुटिल लिपि है। नागरीय कुटिल लिपि के दो खंड हैं, नागरिक और शारदा। नागरिक में देखा गया जिसमें आने वाले भाषाएं आपका पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, कैथी, महाजनी, जबकि पूर्वी शाखा में आने वाले बंगाल लिपि, असमिया, उड़िया ये माने जाते हैं। इन्हीं के साथ शारदा खंड में बोले माने गुरुमुखी, लहदा, शारदा, टाकरी। दक्षिणी वाहिनी का स्वरूप दक्षिण वाहिनी तेलुगु कंगण लिपि, तमिल कंगणिन लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। बिहारी शाखा के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी बोली जाती है। मैम भोज मनोज खातू। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आती हैं। अब आता है सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि आकृति का सूचक लुप्त स्वर होता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य मानी जाती है। वर्ण और अक्षरों में अंतर। वर्ण और अक्षरों में क, ख, ग, घ तथा अक्षर आपके क प्लस अ अर्थात क, ख प्लस अ
बराबर ख। वर्णों के खंडन को अक्षर कहते हैं। वर्णमाला 52 होते हैं। 52 वर्णमालाओं में देखा गया स्वर और व्यंजन 2 खंड होते हैं। इन 2 खंडों में स्वरों की संख्या 11 है, जो हर्ष व दीर्घ लुप्त मानी गई हैं 3, और व्यंजनों में स्पर्श, अंतःस्वर और ऊष्म 3 यह मानी जाती है। तो व्यंजन के 3 खंड हैं और स्वर के 3 खंड हैं। आइए हम आगे देखते हैं इनके स्वरों का उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर अ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ मूल तथा ए ऐ ओ औ। लुप्त स्वर में र आता है। जीवा के आधार पर बोले जाने वाले अग्र स्वर होता है, जैसे ए ऐ, तथा मध्य स्वर में आने वाला अ और पश्च स्वर आने वाला आ, उ, ओ, औ। ये सारे शब्द जो हैं जीवा के आधार पर बोले जाते हैं। मुख द्वार के आधार पर विवित्तियां पूरा मुंह खुल जाएगा आ, ये शब्द आता है आ से। अर्धवित्तीय आधा मुंह खुला हुआ अ, ए, ओ, ये शब्द जो है मुख के द्वार के आधार पर बोले जाते हैं। संवित्ति में मुख द्वार लगभग बंद सा होता है, जैसे ई, उ, तथा अर्ध संवित्ति में मुख से लगभग आधा बंद होता ए, ओ, औ। ओठों की स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी में आने वाले शब्द अ, आ, ए, ऐ तथा वित्तमुखी में उ, ओ, औ। नासिक के आधार पर अनुनासिक अ, आ, ई बोली जाती हैं। अनुनासिक में अ, आ, ई। अन्य स्वर और हैं अंग, आयोग, वाह जिसे कहते हैं, जिसे अनुस्वर व विसर्ग कहते हैं। सारे स्वरों को संघोष ध्वनि भी कहा जाता है। अन्य स्वरों का वर्गीकरण अ, आ, अह जो कंठ से बोले जाते हैं तथा ए तालु से बोले जाते हैं। ऋषि मूर्धा से बोले जाते हैं। ओ कोष्ठम से बोले जाते हैं। ए तौदो कंठ तालु से बोले जाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण इसी प्रकार किया गया है, जो विभिन्न भागों से बोले जाते हैं, जिसमें देखा गया स्पर्श व्यंजन, कंठ क वर्ग ह, सूत्र है इसका अकुह विश्रामः कंठ, तथा तालु से च वर्ण यस, जिसमें इच व शाना तालुअः, तथा मूर्धा ट वर्ग रस, ऋषु खासना मूर्धा, तथा दंत से त वर्ण सल बोले जाते हैं, जिसमें श्रुतसाना दंतः कहा जाता है। तथा ओष्ठ से बोले जाने वाले प वर्ग आता है, जिसे उपपूर्धिनानम ओष्ठो। दंतोष्ठ से व और फ बोले जाते हैं, जिसमें वकारस्य दंतोष्ठम। अंतरस व्यंजन में य, र, ल, व तथा अर्ध स्वर में य व, लुंठित में र तथा पार्श्विक में ल बोले जाते हैं। उस व्यंजन संघर्षीय स, ख, स, ह तथा उक्षिप्त द्विगुणन व्यंजन ण, न, अंगा और ढ से बोले जाते हैं। आगाद और ग्रहित ध्वनि में क, ख, ग, ज, फ बोले जाते हैं। स्पर्श संघर्षी में च,
वर्ग आता है तथा संयुक्त व्यंजनों में छ, त्र, ज्ञान, जिसमें क और ख, त और र तथा ज और इया का लोप मिलता है। वत्सारी में आने वाले शब्द र, ल, स, न होता है, जबकि अघोष में क वर्ग 1 और 2 से स, ख, स बोले जाते हैं। सघोष शब्दों में वर्ग 3, 4, 5 वर्ण य, र, ल, व सारे स्वर ह और उच्छिष्ट ढ, ङ से बोले जाते हैं। इसी के साथ अल्प प्राण में 1 से 3, 5 वर्ग का य, र, ल, व प्लस यन से व्यक्त किया जाता है तथा महाप्राण में 2, 4 वर्ग का वर्ण स, ख, स, ह से बोले जाते हैं तथा स्वतंत्र मुख का कह ह एक ऐसा ही शब्द है जो स्वतंत्र मुखी शब्द होता है। इस तरह से इन वर्णों का, व्यंजन और स्वरों का विघटन किया जाता है। आता है शब्द भेद, काइंड ऑफ वर्ड। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। शब्द के कितने भेद हैं? 2। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ हो सार्थक होता है, जैसे घर, नगर, और जिन शब्दों का अर्थ न हो, जैसे फटाफट, टन, सन, तो ये निरर्थक शब्द होते हैं। और सार्थक में जिसका अर्थ साबित होता है। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर, रूपांतरण प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर, ये भिन्न भिन्न प्रकार 4 प्रकार से वर्गीकरण इनका किया गया है। पहला आता है तत्समक, तद्भव, देशी तथा विदेशी आकाश, और इन्हीं के साथ बोले जाने वाले आपके रूढ़ शब्द, यौगिक, योगरूढ़ तथा दर के आधार पर वाचक, लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी, अनेकार्थी, विकारी शब्द, अविकारी शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर ये शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम भी आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखा गया तो संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों का प्रयोग तत्सम में किया जाता है। तद्भव में संस्कृति के शब्दों में थोड़ा फेर बदल करके प्रयोग किया जाता है तथा देश में जन्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। विदेश के शब्द का प्रयोग भी प्रयोग किया जाता है। व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर यह भी देखा गया कि रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, जैसे घर, राम, चावल, दाल। यौगिक जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना है। विज्ञान जैसे बी प्लस ज्ञान, विद्यालय जैसे विद्याधन, आलय अर्थात विद्यार्थी। तो इस तरह से योग रूढ़ कोई शब्द जो यौगिक हो तो परंतु वो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ दे, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, दशरथ इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं जो योग रूढ़वादी होते हैं। नोट में बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ का शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर
वाचक अभिधा जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द का अर्थ है वही समझा जाए, ऐसे शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, सड़क, राम मोहन। लाक्षणिक लक्षण वे शब्द जिनका सीधा न लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए। किसी मूर्ख को हम कहें कि तुम निरेगंधे हो, तो ऐसे शब्दों का लोप होता है। किसी मूर्ख को हम कहें कि तुम नीरे गधे हो, तो यहाँ गधे शब्द का अर्थ जानवर न लेकर गधे के समान मूर्ख समझा जाता है। ऐसे भाव आते हैं, अर्थात गधा शब्द यहाँ लक्षण प्रकट करता है। व्यंजनों में ही ऐसे शब्द जिनका न तो वाचन वाचक हो, अर्थात व्यंजन दोनों से भिन्न होता हो। जैसे कोई चोर अपनी साथी से कहे कि रात कितनी अंधेरी है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य होता है कि यहाँ रात की विशेषता नहीं बताई जा रही, बल्कि कहा जा रहा है कि चोर के लायक शानदार रात है। यह उसका भाव स्पष्ट होता है। इन तीनों व्यंजन लक्षण वाचक को शब्द की शक्ति भी कहा जाता है, अर्थात उन्हें शब्द शक्ति कहते हैं। तो इस चैनल पर हिंदी के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित सामान्य ज्ञान दिए जा रहे हैं। कुछ अन्य भी हैं अर्थ के आधार पर, जैसे एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो, पर्यायवाची जो समानार्थ हो, तथा विपरीत जो शब्द उल्टा और विपरीत अर्थ दे। रूपांतर के आधार पर विकारी शब्द अविकारी शब्द आते हैं, जिसमें विकारी शब्द संज्ञा लिंग वचन के आधार पर मूल शब्दों का रूपांतरण हुआ है, और अविकारी शब्द में संज्ञा लिंग कारक वचन के आधार पर परिवर्तन हो। विकारी शब्दों के भेद में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, जबकि अविकारी शब्द ने क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, ये अविकारी शब्द हैं। ये चारों अव्यय के भेद भी कहलाते हैं, अर्थात अव्यय शब्द अविकारी ही होता है। आइए आगे देखते हैं विकारी शब्द में। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिर स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कानपुर, ये शब्द ऐसे आते हैं जो संज्ञा का रूप प्रकट करते हैं। तो संज्ञा के भेद निम्नवत होते हैं: व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ की दृष्टि के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा रूढ़ यौगिक माने रूढ़, यौगिक और रूढ़ योग रूढ़ तीन रूप से उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। जबकि अर्थ की दृष्टि से व्यक्तिवाचक किसी वस्तु का नाम राम, अर्थी, कानपुर, गंगा आदि होता है। जबकि जातिवाचक जाति का बोध नदी, पर्वत, लड़की। जबकि द्रव्यवाचक ऐसा पदार्थ जिसमें वो शब्द बने हों, जैसे सोना, घी, धुआं। तथा समूहवाचक में समुदाय के बोधक करवाए सोना, सभा। भाववाचक में भाव गुण दशा का बोध होता हो, जैसे क्रोध, मिठास, कालिमा आदि शब्दों का लोप होता हो। सर्वनाम सर्वनाम संज्ञाओं के बदले जो प्रयोग हो, जैसे मैं, मैंने, तुम, वह, यह जो है सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्वनाम के भेद में देखा गया, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक जो स्त्री पुरुष के नाम के बदले में आए, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखा गया उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष में मैं, हम तथा मध्यम पुरुष तुम, आप, तूने, तुझे, तुमको तथा अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ए, इन, उन, उनसे तथा निश्चयवाचक में जो किसी वस्तु का निश्चयात्मक संकेत दे, जैसे यह सांप है, वह सायमा है। अनिश्चयवाचक किसी निश्चित शब्द का बोध हो, किसी को बुलाओ, घी कुछ मिला हो। संबंधवाचक में जो शब्द वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करता हो उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे सो, जो, ये दो शब्द ऐसे आते हैं जो किसी दो के संबंध में बोले जाते हैं। प्रश्नवाचक जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, कौन, क्या, कहाँ, कैसे। निश्चयवाचक जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे तुम, आप। विशेष विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बदलाने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष्य दो होते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं विशेषण होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होते हैं। जैसे गोरी नेहा हंसती है। विशेषण और विशेष में भेद। विशेषण के भेद चार प्रकार के होते हैं। सर्वनाउन संकेतवाचक जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यह किताब फटी है। यह संकेतवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, आकार, रंग, दशा आदि का बोध कराते हो उसे हम गुणवाचक कहते हैं। जिसमें यह मेरी नई कुर्ती है, यह मेरी नई कुर्ती है। परिणामवाचक में जो शब्द किसी वस्तु के परिणाम, निश्चय मान को सत्यापित करते हैं, बोध कराते हैं, वे परिणामवाचक कहलाते हैं। जैसे माप, तौल। परिणामवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चय परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे 4 सेर दूध, 10 किलो घी, 5 कुंटल गेहूं, तो ये निश्चयवाचक है। ये साबित कर रहा है कि एक निश्चित माप है। 10 किलो, 4 किलो, 5 कुंटल, ये शब्द ये संकेत देता है कि निश्चित है। जबकि उसी जगह अनिश्चित परिणामवाचक में बहुत से घी, थोड़ी से घी, अधिक चीनी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। संख्यावाचक जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो। संख्यात्मक संख्यावाचक के 5 प्रकार होते हैं। गणनावाचक 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा क्रमवाचक पहला, दूसरा और तीसरा तथा आवृत्तिवाचक तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक चारों, आठों, सातों। प्रत्येक वाचक हर एक का बोध प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी के साथ होता है। प्रतिविशेषण जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, सीता अत्यंत सुंदर है। विशेषण में विशेष्य, विधेयक विशेषण। जैसे काला घोड़ा दौड़ा, विशेषण है और विशेष्य है। मात्र जब विशेषण और विशेष्य पहले आए तो वहाँ विशेष्य विशेषण होगा। यह जगह सुनी जान पड़ती है जिसमें विशेष और विशेषण दोनों प्रकट होते हैं। जब विशेषण विशेष के बाद आए तो वहाँ विधेय और विशेषण होगा। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में उच्च का अर्थ अधिक, उत्तरावस्था में उच्चतर अर्थात अधिकतम शब्द, उत्तमावस्था में
अधिकतम। आता है अगला स्टेप, क्रिया। जिस शब्द में किसी काम का करना होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे रश्मि दौड़ना पसंद करती है। धातु जिस मूल शब्द से क्रिया बने उसे हम धातु कहते हैं। जैसे दौड़, जा, खा। धातु के भेद। धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु वे धातु में जो स्वतंत्र होती हैं, जैसे पढ़, लिख, जा। यौगिक धातु वे धातु में जो प्रत्येक के योग से बनती हैं, जैसे प्रेरणार्थ। यौगिक धातु भिन्न 3 खंडों में बटी हैं, जिनके नाम है प्रेरणार्थ क्रिया धातु, यौगिक क्रिया धातु, नाम धातु। जिसमें उठावना, सुलावना, सुलाना, आना, लाना, थोड़ा, जाता धातु में आती है। जबकि यौगिक क्रिया धातु में 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से प्रत्यय लगाने से बने होते हैं। नाम धातु में जो धातु संज्ञा विशेषण से बने, अर्थात हाय, हथियाना, गर्म, गरमाना आदि होते हैं। क्रिया से पता चले कि कर्ता सामान्य न कार्य करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता हो, जैसे रोना, धोना, चल देना। क्रिया के भेद। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जैसे रीता आम खाती है, सकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म है खाने का। अकर्मक क्रिया रीता खाती है, अकर्मक रीता हुई जो खाने का कार्य करती है। द्विकर्मक और संयुक्त सकर्मक क्रिया 2 भागों में होती है। द्विकर्मक और संयुक्त। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक करने पर, तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं, द्विकर्मक, तथा कुछ अकर्मक सकर्मक क्रिया भी ऐसी होती हैं जो पूरा अर्थ न दे, उस अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें हम पूरक शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद में मूल क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं, पूर्वकालिक क्रियाएं 3 रूपों में बांटा गया है। अब इन क्रियाओं में पहला जो क्रिया दूसरे शब्दों से बने, मूल क्रिया, जैसे खाना, पीना, सोना, ये मूल क्रियाएं होती। मुख्य क्रिया के साथ जो क्रियाएं आए, सहायक क्रिया, जिसमें था, है, हूँ। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले आए जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सुकन्या पढ़कर सोती है, यह कालिक होती है। क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, सामान्य अवस्था, विधि अवस्था, सभात्य अवस्था। जिसमें विधि अवस्थाएं के 2 भाग होते हैं, परोक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। भविष्यकाल अर्थात वर्तमान काल। जिस क्रिया में विधान निश्चित हो, सामान्य अवस्थाएं। आज जैसे अजय आया, राधा खेल रही है। जिस क्रिया से वर्तमान, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो, विधि अवस्था होती है। जैसे हम यहाँ खेले, प्रत्यक्ष विधि है। आप मुझे पुस्तक दीजिएगा, परोक्ष विधि है। जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध होता हो, सभ्यता अवस्था कहलाती है। जैसे शायद वह कानपुर में मिल जाए, तो ये संभावनाएं सभ्यता अवस्था के अंतर्गत आती है। अभिकारी शब्द अपव्यय के विषय में हम जानते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अपव्यय, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, ये 4 प्रकार के होते हैं।
समय कालवाचक, कब का मान, माता मात्रा परिणामवाचक, कितना का भाव, कहाँ का भाव, रीतिवाचक काम करने का तरीका, कैसे का भाव, जिस वाक्यों कहाँ का भाव निकले वहाँ स्थानवाचक होता है। जैसे रमेश बहुत पढ़ता है, मात्रावाचक, रमेश क्रिया पढ़ता है, क्रिया का लोप हुआ, वह धीरे बोलता है, वह धीरे बोलता है। स्थानवाचक होता है, जैसे रमेश बहुत पढ़ता है। मात्रावाचक, रमेश क्रिया पढ़ता है, जैसे वह धीरे बोलता है। रीतिवाचक है, वह कैसे बोलता है। बच्चे चले गए, स्थानवाचक, वह कहाँ गए। यह प्रतिलिपि व्यायाम करता है। कालवाचक, वह कब करेगा। साथ साथ चले चाहिए में। संबोधक, जो सब संज्ञा के सर्वनाम बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का लोप करते हैं, का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से दिखाते हो, ऐसे शब्द को हम संबोधक कहते हैं। जैसे कौरव सेना समेत मारे गए। यह चोरी कुछ दिन पहले हुई। राम के आगे राधा खड़ी, मोहन के बिना मैं नहीं जाऊंगा। ये सारे शब्द जो है संबोधक के अंतर्गत आते हैं। समुच्चयबोधक, दो वाक्यों को परपस जोड़ने वाले, जैसे समुच्चयबोधक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला संयोजक, दूसरा वियोजक। किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ना, किन्हीं दो वाक्यों को तोड़ता है। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। तुम बहुत मेहनत से, लेकिन तुम सफल न हो सके। विस्मादिबोधक अव्यय, हर्ष और शोक, विस्मत आदि भाव जहाँ प्रकट होते हों, जैसे वाह क्या छक्का मारा, हर्ष हुआ, खुशी का माहौल हुआ। ओह मजा आ गया, ये भी हर्ष का है। हाय क्या हो गया, ये विषाद उत्पन्न होता है, दुख की भावनाओं को प्रकट करता है। नियात वाक्य में किसी शब्द के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल दें, नियात कहते हैं। इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। राम ने ही मारा, एग्जाम्पल में। अब हम अगला पढ़ेंगे लिंग। लिंग से अगला स्टेप शुरू करेंगे। अगली वीडियो में इनका वर्णन बताएंगे। पहचान, लिंग के भेद। चलिए देखते हैं। चैनल को लाइक था, सब्सक्राइब कीजिए। लिंग के भेद हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्री वर्ग का बोध करवाए जहाँ पर स्त्रीलिंग, तथा पुल्लिंग पुरुषों का जहाँ बोध करवाए। पहचान की ट्रिक है अच्छा और अच्छी, मेरा और मेरी। अच्छा है पुरुष है, अच्छी है महिला है, मेरा पुरुष है और मेरी है। तो इस तरह से स्त्री का जहाँ बोध हो रहा हो वे स्त्रीलिंग, और जहाँ पुरुष का बोध हो रहा हो वहाँ पुल्लिंग होता है। उस शब्दों के पहले लगाकर प्रयोग किया जाता है। अपवाद में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोना नदी, पुल्लिंग आदि है। दोनों लिंग में प्रयोग देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा आदि आती है। जैसे क्वेश्चन कुछ हैं इनसे जुड़े। कवि पुल्लिंग, कवित्री स्त्रीलिंग, विद्वान विदुषी, नेता नेत्री, महान महती, साधु साध्वी, लेखक लेखिका।
आदि आते हैं। वचन। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन लड़का, बहुवचन लड़के। कुछ सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, केश, समाचार, प्रजा, और उन्हीं के साथ साथ रोम, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोक, ये सदैव बहुवचन के रूप में आते हैं। और इन्हीं के साथ साथ कुछ शब्द हमेशा एक वचन से ही रहते हैं, जैसे जनता, माल, सोना, घृणा, प्यार। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहती है। आदर सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तो एक वचन में प्रयोग किया गया। अनेकों में अनेक, यह स्वयं में बहुवचन होता है। इसमें बाग में अनेक वृक्ष थे, वहाँ अनेक लोग थे, तो यहाँ जो है अनेकों का प्रयोग किया गया। इसके बाद आता है कारक। कारक विभक्ति इसे कहते हैं, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। हिंदी में कारक की संख्या 8 मानी जाती है। कारक और चिन्ह, जैसे कहा जाता है आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, अपादान से संबोधन काकी के रारे रे नानी ने, तथा अधिकरण में पर तथा संबोधन हे भो अरे आदि का लोप किया जाता है। कर्ता के विषय में देखते हैं। कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता हो, जैसे लड़की स्कूल जाती है। ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल, भविष्य काल, वाक्य में न होकर केवल भूतकाल में ही होता है, जैसे राम ने रावण को मारा। लेकिन भूतकाल यदि अकर्मक क्रिया में है तो वहाँ भी ने चिन्ह नहीं लगाते हैं, जैसे वह हंसा। पहचान है कौन का प्रश्न निकलता है। कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े। पहचान क्या किसको प्रा लिखना है। सीमा ने तनीषा को पीटा, किसको किसको शब्द आया। कारक है करण कारक है जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती हो, उस संज्ञा साधान को करण कारक कहते हैं। करण कारक में आने वाले, जैसे स्नेहा लेखनी से लिखती है, लेखनी से लिखती है, से का प्रयोग किया गया, जिसमें करण कारक का लोप पाया जाता है। संपदान कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, जैसे बच्चे को गेंद लाओ, बच्चे को गेंद लाओ, तो बच्चे को गेंद लाओ, सूरभि भाई के लिए मिठाई लाई, तो के लिए को जहाँ पर प्रयोग होता हो वहाँ संबंध कारक होता है। अपादान संज्ञा सर्वनाम से वस्तु का अलग होना पाया जाता है। वृक्ष से पत्ता गिरा, से का प्रयोग अपादान में किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, जैसे मेरी घड़ी। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर, तो अधिकरण कारक का हमें बोध होता हो। संबोधन किसी को पुकारने का बोध हो, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। हे शब्द जो है संबोधन का संकेत प्रतीक होता है। सेंटेंस अंग्रेजी में सेंटेंस जिसे कहते हैं, अर्थात वाक्य। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो वो वाक्य कहलाता है। वाक्य अनिवार्य तत्व होते हैं,
जैसे सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटांता, पदक्रम, अन्वय, ये 6 शब्द वाक्य के अनिवार्य तत्व माने गए हैं। वाक्य अंग में 2 होते हैं, जिसमें विधेय, उद्देश्य। जैसे अनुराग खेलता है, उद्देश्य अनुराग का है और खेलने का कार्य विधेय माना जाता है। जिसके बारे में कुछ बताया जाए उद्धेय होता है। वाक्य उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य वेद में 2 प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार से माना जाता है। जैसे विधानवाचक वर्षा हो रही है, निषेधवाचक मैंने खाना नहीं खाया, आज्ञावाचक बाजार जाकर फल लाओ, प्रश्नवाचक यह क्या है, इच्छावाचक तुम्हारा कल्याण हो, संदेहवाचक शायद शाम को वर्षा हो, विस्मयवाचक में अच्छा काम किया हो जाएगा, संकेतवाचक यदि तुम मेहनत करते हो तो हो जाएगा। ये सारे शब्द जो हैं आते हैं। रचना के आधार पर देखा गया ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल, साधारण, वाक्य। फर्स्ट उद्देश्य, दूसरा विधेय होता है। जैसे वह खाना खाता है तो वह उद्देश्य हुआ, खाना खाता है विधेय हुआ। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल शब्दों का संयोग हो, जिसमें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे एवं, तथा, या, अथवा आदि ऐसे शब्द होते हैं जो संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए अंतः, फिर भी, तो नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं जो संयुक्त शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। सरल वाक्य जैसे एग्जाम्पल में, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो ये जो है संयुक्त वाक्य का रूप कहा जाता है। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक पद प्रधान हो, उपवाक्य हो तथा अन्य भिन्न हो, उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो जैसे वे शब्द आते हैं कि, जो, क्योंकि, उतना, जैसा, वैसा, तब, कब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, अद्यापि, तथापि, यद्यपि, तथापि जुड़े हों, मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। प्रधान वाक्य में प्लस आश्रित उपवाक्य में जुड़े होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ऐसे शब्द में की शब्द ऐसा है जो दोनों को मिश्रित शब्द में जोड़ने का काम कर रहा है। विराम, विराम चिन्ह अर्थ रुकना, ठहरना शब्द होता है। हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह 18 होते हैं। पूर्ण विराम, जैसे वह खाता है। अर्ध विराम, अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना, जैसे MABED ये अर्ध विराम है। इन अर्ध विरामों के साथ सारे शब्दों को पढ़ा जाता है। अल्प विराम, अर्ध विराम की तुलना में कम रुकना, हाँ लिख सकता हूँ, अल्प विराम का संकेत होता है। प्रश्नवाचक, वहाँ क्या रखा है। विस्मयादिबोधक, वाह, हाय शब्द का प्रयोग विस्मयादिबोधक में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह में इन्वर्टेड कामा लगे होते हैं। योग चिन्ह में जैसे पाप, पुण्य, सुख, दुख में संयोग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो माइनस के प्रतीक होता है। निर्देशांक में संवाद सूची में नाम लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो। कोष्टक, बड़े कोष्ठ, छोटे कोष्ठ, इन्वर्टेड कोष्ठ होते हैं। हरावत, त्रुटिबोधक, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसी भी अक्षर को छूट जाने पर वाक्य में ऊपर जब शब्द वो लिखा जाता है तो उसका संकेतक प्रतीक माना जाता है। यह प्रतीक इसी तरह लगाया जाता है।
रेखांकित शब्द जैसे किसी भी वाक्य या किसी भी भाषा में लिखने के लिए एक मुख्य पॉइंटों को रेखांकित किया जाता है, रेखांकित चिन्ह कहलाता है। ताड़व चिन्ह संक्षिप्त रूप, जैसे किसी भी स्थान के लिखने के बाद पूरे शब्द बड़े हो, उसको शॉर्ट में लिखने के बाद यह संकेत दिया जाता है, जिसे तांडव चिन्ह कहते हैं, अर्थात संक्षिप्त रूप इनका ये माना जाता है। लोप चिन्ह, जैसे किसी भी वाक्य को लिखते लिखते वही शब्द अगला स्टेप पर आता रहे, जैसे गिनतियां हैं 1 2, तो डाट डाट करके उसे लिखा जाता है, ऐसे को लोप चिन्ह करते हैं। अर्धविराम, किसी भी फुल स्टॉप के बाद अर्धविराम अधूरे वाक्य में पूर्ववर्ती सूचक जो डबल इन्वर्टेड कामा लगे होते हैं। विराम चिन्ह का संकेत ऐसे होते हैं। तारक चिन्ह जो पाद टिप्पणी के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं, तथा योग चिन्ह प्लस प्लस का लगाया जाता है। तुल्य सूचक इक्वल टू का चिन्ह होता है जो बराबर का संकेत दर्शाता है। तथा तिर्यक रेखा अथवा या में आदि के प्रयोग के समय तिर्यक रेखा का प्रयोग किया जाता है। समाप्ति सूचक, जिसमें यह स्पष्ट करता है कि यहाँ से पैराग्राफ हमारी समाप्त होती है, इनका प्रतीक माना जाता है। उत्तरण चिन्ह, उत्तरण चिन्ह किसी शब्द के संकेत को व्यक्त करने के लिए वाक्य के बीच में कभी कभी यह प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य शब्द होता है, जो भावबोधक होता है। इनके बाद आता है काल। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, जिसमें सामान्य वर्तमान काल, जैसे वह पढ़ता है। तत्कालीन वर्तमान काल, जैसे वह पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, जैसे वह पढ़ चुका है। संबंधित वर्तमान काल, जैसे वह पढ़ता होगा। सभ्या वर्तमान काल, जैसे वह पढ़ता हो। तथा भूतकाल के इसी प्रकार 6 भेद माने गए हैं। और भूतकाल में यह कहा जाता है, जैसे सामान्य भूतकाल सीता गाई, असामान्य भूतकाल में सीता गाई है, पूर्ण भूतकाल में सीता गाई थी, अपूर्ण भूतकाल में सीता जा रही थी, संभुत भूतकाल में सीता गई होगी, तथा हेतु और हेतु मद में सीता जाति क्रिया होनी थी। भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं, इनके 3 भेद होते हैं, जिसमें सामान्य भविष्यकाल शेखर पढ़ेगा। सभ्यता भविष्यकाल में संभव है शेखर पढ़े। हेतु मेतु भक्ति का भविष्यकाल में छात्रवृत्ति लिखे जो शेखर पढ़े। इस क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। अगला स्टेप आता है समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। 2 शब्दों से मिलकर बने, 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने वे शब्दों को समास कहते हैं। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। आइए इन समासों के विषय में हम देखते हैं विस्तार से कि समास। इनके बाद आता अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद पूर्व प्रधान होता हो। पहचान इसकी पहला पद में उपसर्ग अनु आ प्रति आदि का लोप लगा होता हो, ऐसे शब्द को कहते हैं। जैसे अनु आ प्रति, जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रति शब्द लगा हुआ जो प्रत्येक दिन का संकेत देता है। आजन्म माने जन्म से लेकर
जन्म से लेकर बातें कही जा रही है आजन्म। तत्पुरुष समास इसी तरह, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कारक चिन्ह छुपे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गगन चुब्बी, गगन को चुमने वाला कर्म को है। करणपूर्ण, करणा से पूर्ण अर्थात से का प्रयोग किया गया। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति संप्रदाय कारक हुआ। तथा धनहीन, धन से हीन अपादान हुआ। तथा राजपुरुष, राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष हुआ। तरह पुरुषोत्तम, पुरुषों से उत्तम अधिकरण हुआ। कुछ अन्य तत्पुरुष भेद होते हैं जिसमें तत्पुरुष पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर लगे होते हैं। अनधर्म, न धर्म, अनावश्यक, ना अनावश्यक, गैर वाजिब, ना वाजिब, अनिष्ट, न निष्ठ। कर्मधार समास जिसका पहला पद विशेष होता है तथा दूसरा पद विशेष है। पहला पद विशेषण तथा दूसरा विषय होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। विशेषण में विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष में जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। दुरात्मा, बुरी है जिसकी आत्मा, बुरा है जो आत्मा। उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए और उपमान में जिसमें उपमा की जाए। जैसे कनकलता, कनक के समान लता। घनश्याम, घन के समान श्याम। द्विगु समास में संख्यावाची समास पहला पद संख्यावाची का संकेत देता हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे 3 फलों का संहार, पंचवटी 5 वाटों का, तथा 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह आदि का प्रयोग द्विगु समास में किया जाता है। द्वंद्व समास दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह जो और को दर्शाता है, दोनों के एक दूसरे की विलोप होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। दुख सुख, सुख और दुख। माता पिता, माता और पिता। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। एक दांत, एक है दांत जिसके अर्थात गणेश जी। अब आइए हम देखते हैं संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण, वृद्ध, यड़, अयादि, ये 5 प्रकार की संधियां होती हैं। जिसमें दीर्घ संधि अक सवर्णे दीर्घाय, नियम आ अर्थात परमार्थ, परम प्लस अर्थ, तथा ई प्लस ई अर्थात बड़ी ई, जिसे एग्जाम्पल में देखा जाए कविंद्र, कविधन, इंद्र का लोप होता। ऊ प्लस ऊ जिसमें लघूर्मी शब्द आता है तो लघूर्मी होता है। ऋषि, छोटकार, छोटो सिंकार का शब्द दीर्घ संधि का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं के साथ गुण संधि जिसमें आदि गुण नियम होते हैं, अ प्लस आ बनकर ए संकेत देता हो, अ प्लस उ मिलकर ओ का संकेत देता हो, अ प्लस री को मिलकर अरे का संकेत देता हो। जिसमें देवेंद्र, देवधन इंद्र, चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, महर्षि, महाधन, ऋषि। वृद्धिरेचि, वृद्धि संधि जिसमें नियम है अ प्लस ए मिलकर ए होते हैं। जैसे तथैव, ततधन एव। अधन अ बराबर बनौध, बन औषधि होते हैं। यण संधि इको
स्वर के बाद उत्तम स्वर आए। ई असमान स्वर, अद्यपि, यदि, अपि। उ प्लस आ स्वर में स्वागत, सुआगतम, प्रधन स्थानांतरित में धातु अंश होते हैं। असमान स्वरों का अर्थ होता है जो कि स्वर में भेद आ चुके होते हैं, वे न आकर दूसरा कोई स्वर बनता है, जैसे अयादि संध कहलाते हैं। इसमें ए असमान स्वर, अय धन ए प्लस असमान स्वर अय का संकेत देता हो, जैसे नयन, ने धन अन, तो नयन। ए धन अनास्वर में आय, तो गायक, ग धन अक। ओ में अव धन श्रावण, तो श्रु प्लस अन, तथा अवधन समान स्वर आव प्लस धावक, धव अक का प्रयोग होता हो। व्यंजन संधि की इसी तरह से हैं। जो च, ज, ट, न, ल संधि में आए वे आधे अक्षर का त कर दो, जैसे सचित, सत धन चित, सज्जन, सत धन जन, चट्टिका, तत धन टिका, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, उल्लास, उत धन लास। दूसरा टिक आता है त आ आए तो द कर दो, जैसे उत्थान, उद्धान, उद्धन थान, सत्कर्म, सद प्लस कर्म। क वर्ग के पहले अक्षर में क, च, ट, त, प तथा वर्ग का तीसरा में ग, ज, अंगा, द, ब तथा वर्ग का पांचवें में अंगा, इया, अड़, न, अ आदि आए। यदि तीसरे वर्ण आए तो पहले वर्ण हो जाते हैं, यदि पांचवें आए तो वर्ण आए तो पहले में वर्ण हो जाता हो, जैसे जगदीश, जगत धन ईश, वागीश, वाक धन ईश, वर्णमास, खट धन मास, सबुंत, सपु धन अंत है। त द के बाद स हो तो चेंज टू तो च और छ हो जाता हो, जैसे सच छात्र, सत शास्त्र, उच्छित, उत धन शिष्ट। म हो तो चेंज अनुस्मिक में आता है, जैसे सम, कल्प, संकल्प, किमचित, किंचित। स के पहले छोड़कर कोई भी स्वर हो तो स ख में निधन सिद्ध, निषिद्ध, युद्ध धन स्थिर, युधिष्ठिर हो तो हटा देते हैं, लेकिन छ से शुरू होता है। परिच्छेद, परिधन छेद, लक्ष्मी, लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया, विच्छेद, विधन छेद। विसर्ग संध ओ का विसर्ग कर देते हैं। ओ के बाद संघोष रल हो तो विसर्ग होता है, जैसे अधो वस्त्र, अध धन वस्त्र, मनो फूल, मन धन फूल, यशोदा, यश धन धा, मनोविकार, मन धन विकार। दूसरा ट्रिक है स ख स हो तो इसका विसर्ग कर दो, निश्चल, निह धन चल, दृष्ट, दू धन त, विस्तार, वी धन तार, नमस्कार, नम, नमः धन कार, दुश्चित, दू धन छिल, निसंदेह, निह प्लस संदेह। आंध्र को हटाकर विसर्ग कर दो, जैसे निर्गुण, निह धन गुण, दुर्गम, दू धन गुम, निराश, निह धन आशा। री उ के बाद र हो तो इसे नीरज, निह धन रज, निरोग, निह धन रोग, नीरव, निह धन रव। स्वर विसर्ग स्वर हो तो विसर्ग हटा दो, अंत धन एव, अत एव, यश धन इच्छा, यश इच्छा। अ आ के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग नहीं हटता, समेत लिखा दो, जैसे प्रातः काल, प्राह धन काल, मन धन कल्प, मन कल्प।